और एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एज्यूम कर लो हमारे कॉलेज में जो लाइब्रेरी है वहाँ पे बहुत बुक्स है, ठीक है। अ, कुछ देर के लिए एज्यूम कर लो वो लाइब्रेरी है एक डेटाबेस। ओके, শুভদীপ, डेटाबेस। তোর হুম, তোর স্ক্রিন শেয়ার অফ হয়ে গেছে। আমি করেছি। ও আচ্ছা। এখন দেখানোর কিছু নেই তাই অফ করে দিয়েছি, বেকার নেট পুড়িয়ে লাভ নেই। যাই হোক, अ, तो वी कैन एज्यूम जो हमारा लाइब्रेरी होता है वो एक डेटाबेस है, ठीक है। और हम जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो अगर कुछ देर के लिए हम एज्यूम कर ले वो लाइब्रेरियन का जो पोजीशन है ना उसको ख़त्म कर दिया गया। कॉलेज कॉलेज के पास इतना पैसा नहीं है वो लाइब्रेरियन का महीना भर सके, इसलिए उसको भगा दिया, ठीक है। सो अब लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होगा? हम स्टूडेंट जाएंगे जाएंगे और एक एक करके बुक को रजिस्टर करेंगे, इशू करेंगे। हम ही लिख देंगे हम ये बुक लिया और कहाँ पे रख देंगे वो रिकॉर्ड्स, ठीक है। और वो बुक लेकर घर चले आएंगे, ठीक है। और महीनों के से अंत में हम जो बुक घर में ले आए उसको अगेन हम लौटा देंगे लाइब्रेरी में। और वहाँ पे लिख देंगे हम ये बुक लिया था, ये बुक लौटा दिया। वो लिखना कोई पेन पेपर में हो सकता है और कोई कंप्यूटर में भी हो सकता है, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ लाइब्रेरियन का पोजीशन खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा कोई घटिया फ्रेंड होता, ठीक है, वो ऐसा तो कर सकता था ना, लाइब्रेरी में जाता था और उसको आपका लाइब्रेरी कार्ड का नंबर किसी भी तरीके से पता चल गया था और वो आपके नाम से ही 5 बुक ले लिया लाइब्रेरी से और ब्लैक में बेच दिया, ठीक है। पैसा कमा लिया और जो केस खाए वो आपने खाए, ठीक है। तो लाइब्रेरी तो पता नहीं है ना, लाइब्रेरी तो बुक्स है, बुक्स का तो कोई लाइफ नहीं है। तो कौन उसको ले रहा है वो बता सके कि ये मुझे ले रहा था, वो मुझे ले रहा था, ये तो नहीं हो सकता है ना। इसीलिए एक लाइब्रेरियन का पोजीशन दिया गया था, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया इसमें फ्रंट एंड होता है जो हम स्टूडेंट होता है, ठीक है। जो डेटाबेस होता है वो हमारा लाइब्रेरी, और जो लॉजिक का काम करता है मतलब इसको इस बुक दिया जाए, उसका रिकॉर्ड रखना, ओके, ये सारे काम बैकएंड का काम होता है। यहाँ पे बैकएंड कौन है? यहाँ पे बैकएंड कौन है? बैकएंड का रोल Librarian. किसने पा Librarian. The librarian and its वेरी गुड, entire वेरी processing. गुड, वेरी गुड, यस। लाइब्रेरियन इज प्रोसेसिंग ऑल द डेटा, ओके। हमारा डेटा स्टोर भी कर रहा है, हमारे हमको जो बुक रिक्वायर्ड है वो हमको प्रोवाइड भी कर रहा है, और हम जो बुक लौटने जाएंगे वो उसको लाइब्रेरी में अगेन स्टोर कर देंगे, ठीक है। सो हाँ, हमारे और यूज़र के बीच में और डेटाबेस के बीच में जो काम होता है वो सारे बैकएंड का काम होता है, ठीक है। अब जो मैंने बोला है उसको हम एक विजुअली डायग्राम से शो करें, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है, राइट? हाँ ज़्यादा। ओके, ओके, ओके। तो मैंने ये पीपीटी बनाया है आपको दिखाने के लिए कि वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसा होता है। So basically, whatever we use, laptop, computer, tablet, or mobile phones, whatever we use, we basically deal with front end. Okay. আমাদের মধ্যে অনেকে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করি, সেটা একটা ফ্রন্ট এন্ড। ফেসবুক ইউজ করি, সেটাও ফ্রন্ট এন্ড। যা আমরা দেখতে পাই, যা ইউজার দেখতে পায়, সেটাই হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড। বেসিক্যালি একটা সফটওয়্যারকে যেভাবে প্রেজেন্ট করা হয় সেটাই হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড। দেখ, এই পাওয়ার পয়েন্টটা যে প্রেজেন্ট হচ্ছে এটাও একটা ফ্রন্ট এন্ড। এবার আমি এটা যখন সেভ করি কন্ট্রোল এস দিয়ে, তখন সেটা যেখানে স্টোর হয় সেটা হচ্ছে ডেটাবেস, আর যেভাবে স্টোর হয় সেটা হচ্ছে ব্যাক এন্ডের লজিক, ঠিক আছে। সো ব্যাক এন্ডের মধ্যেই ডেটাবেসকে ইনক্লুড করে দেওয়া আছে এই ডায়াগ্রামে। তো অ্যাকচুয়ালি আলাদা রাখাই উচিত। তো এই ডায়াগ্রামটা আমি ইন্টারনেট থেকে কপি করেছি, অতটা আমার সময় নেই যে ডায়াগ্রামটা বানাবো। তো আমি ইন্টারনেট থেকে কপি করে নিয়েছি। এই ডায়াগ্রামে মেনলি ব্যাক এন্ড আর ডেটাবেসকে একসাথেই ব্যাক এন্ড বলছে, ঠিক আছে।
সো এবার তোরা বল একটু क्लियर आइडिया লাগছে কিনা যে फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस की है जिनिसটা क्या होता है फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस कुछ हद तक आइडिया लग गया अगर मैंने जो बोला वो अगर 100% होता है तुमको अगर 60% भी मालूम चल गया तो भी काम चल जाएगा দেখো ফ্রন্ট এন্ড হচ্ছে তোমার যেটা আমরা দেখতে পাই কোনো একটা ওয়েবসাইট খুললে অ্যান্ড সাপোজ ধরো একটা ফর্ম আছে যেখানে আমরা ফিল আপ করছি, তো ওই ডেটাগুলো যেখানে স্টোর হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্যাক এন্ড। অ্যান্ড তোমার ডেটাবেস হচ্ছে তোমার ডেটাগুলো একটা মানে লাইক একটা সর্টেড অর্ডারে বা মানে কি বলবো মানে নাম রোল নাম্বার যেমন এক্সেল শিটে থাকে ঠিক সেরকম ভাবে স্টোর করাটাকে মানে ডেটাবেস বলা হয়। অ্যান্ড ওই সম্বন্ধে যে কাজগুলো হয় যে সেটা হচ্ছে ব্যাক এন্ড আই গেস। ওকে সো ইনাক্ষী নাহার আরেকটা মিটিংয়ে জয়েন আছে, যারা অন্য মিটিংয়ে আছিস তারা তো শুনতে পাসনি, আমি একটু রিপিট করে দিচ্ছি ও যেটা বললো। তো যেরকম এক্সেল শিটে আমরা কিছু স্টোর করি ডেটা মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল খুলে, তো সেই এক্সেল শিটটা মোটামুটি ডেটাবেস, ঠিক আছে। ব্যাক এন্ড আর অফিস এক্সেল আমরা দেখতে পাই সেটা ফ্রন্ট এন্ড, মোটামুটি ঠিকঠাকই বলেছে, ঠিক আছে, গুড। তো এবার আমি একটু হিস্ট্রিতে চলে যাই কিভাবে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এলো। সো বেসিক্যালি আগে তো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ছিল না, যখন ছিল না তখন বেসিক্যালি এই সফটওয়্যারের উপর ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশনের উপরই কাজ করা হতো। তারপর এইচটিএমএল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট এইসব যখন আবিষ্কার হলো তারপর থেকে ওয়েব ডেवलपमेंट स्टार्ट हो। सो फास्ट जब वेब डेवलपमेंट आया था HTML से आया था, ठीक है। मुझे पता नहीं HTML किसने बनाया, नाम तो पता। So HTML, CSS and JavaScript, these are the building blocks of any web application। चाहे आप फ्यूचर में फ्रंट एंड डेवलपर बन लो या बैक एंड डेवलपर बन लो या फुल स्टैक डेवलपर बन लो, ये तीन जो लैंग्वेज होता है ये आपको आना ही चाहिए। आप किसी भी डेवलपर हो जाओ, अगर आप वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में इसकी ज़रूरत नहीं तो, ठीक है, या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी इसकी ज़रूरत नहीं। पर आप वेब डेवलपमेंट अगर कर रहे हो, फुल स्टैक वेब डेवलपर और फ्रंट एंड वेब डेवलपर और बैक एंड डेवलपर, आप इसमें से कुछ भी बन जाओ तो इस तीन लैंग्वेज को आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ये होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी वेब एप्लीकेशन। सो HTML होता है, HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, वो तो आपको पता ही चल जाएगा इस कोर्स में, मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। बेसिकली ये जो तीन लैंग्वेज होता है ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रंट एंड क्या होता है वो हम डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लेना माइक ऑन करके, ठीक है। किसी का डाउट है कोई? ओके सो अब हमारा है 1995 में, जब बेसिकली फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हुए थे। ओके तो जब स्टार्ट हुए थे हमारे पास मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज था PHP, ओके, एंड हम यूज़ करते थे एज ए डेटाबेस MySQL, ओके। सो ये PHP का आर्किटेक्चर कैसा होता था, एक बेसिकली फ्रंट एंड के अंदर ही बैक एंड का कोड डायरेक्ट लिखा जा सकता था PHP में, ओके। बेसिकली हम जो HTML यूज़ कर रहा है इसके बदले में हम PHP यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। HTML डायरेक्ट हम यूज़ नहीं करते थे। अब वो दिखने में तो HTML जैसा ही होता है पर हम उसका एक्सटेंशन .php देता है बजाय .html, ठीक है। और जो PHP के साथ MySQL का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। सो ये जो टेक्नोलॉजी था इसको बोला जाता था बैकएंड विथ टेम्पलेट। टेम्पलेट बेसिकली जो फ्रंट एंड होता है, ठीक है। मतलब जब 1995 में फर्स्ट वेब डेवलपमेंट आया था तो कुछ ऐसा दिखता था वेब एप्लीकेशन, लाइक कोड्स को ऐसा रखा जा सकता है, लाइक हम एक फोल्डर बना देते थे, उसका नाम देता है सॉफ्टवेयर,
और इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही जितना फाइल और फोल्डर होता था वो बैक एंड फ्रंट एंड दोनों ही रिलेटेड होता था, ठीक है। लाइक इसमें स्टाइल भी रह सकता था, इसमें पीएचपी का कोड भी रह सकता था, इसका जावास्क्रिप्ट भी कोड का रह सकता था। ओके, सारा कोड ये सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर ही रह सकता है, ठीक है। ये होता है बैक एंड विद टेम्पलेट। 1999 में जावा का जो जेएसपी सर्वलेट वाला कॉन्सेप्ट था वो आया, ठीक है। वो भी पीएचपी की तरह ही काम करता था। लाइक हम पीएचपी में जब एचटीएमएल के जगह हम पीएचपी बैठा देता था, यहाँ पे एचटीएमएल की जगह जेएसपी बैठा दिया गया, ठीक है। जेएसपी होता है बेसिकली जावा बेस्ड फ्रंट एंड टूलिंग एप्लीकेशन, ठीक है। जो हम एचटीएमएल का टैग्स वगैरह यूज करते थे वो जेएसपी पे लिख सकते थे, ओके। और सीएसएस और जावास्क्रिप्ट सेम ही था। सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली जेएसपी के ऊपर हम उठा सकते थे। और जावा सर्वलेट बेसिकली सर्वर साइड लॉजिक के लिए वो जो लाइब्रेरियन का काम था वो जावा सर्वलेट करता था। और ये टेक्नोलॉजी, ओके, समवन मैसेज समथिंग, लेट मी चेक। আচ্ছা, তুই কিছু বললি? একজন হ্যান্ড রেজ করেছে। হ্যাঁ বল, কি ডাউট আছে? হ্যালো, প্রভাত জানা। ওকে, কিছু ডাউট নেই, ভুল করে আমি কিছু হয়েছে। तो जावा सर्वलेट जो होता है ये बेसिकली लाइब्रेरियन का काम कर रहा है, और माई सिक्वल जो होता है वो लाइब्रेरी है, बेसिकली डेटाबेस है। इसमें फोटोज, वीडियोस, टेक्स्ट, हमारा नाम, ठिकाना, हमारा ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ इस डेटाबेस में रहता है, ठीक है। सो ये टेक्नोलॉजी बहुत फेमस था 1999 में, ओके। बेसिकली जावा बेस्ड एप्लीकेशन, सो बहुत फेमस था उस टाइम में। जावा डेवलपर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आया 2000 में, साल 2000 में, वो पूरा वेब डेवलपमेंट का आर्किटेक्चर ही बदल दिया, ओके। इसको कहते हैं रेस्ट। जो रेस्ट होता है ये एक नया कंसेप्ट है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। जो रेस्ट होता है वो कैसा काम करता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जो होता है इस फोल्डर को मैं क्लिक कर दूँ, ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर बनाना गया था उस रेस्ट आने के बाद में, ठीक है, उसका पहले नाम तो सॉफ्टवेयर ही रहा। इसके बाद इसमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड अलग अलग डेवलपर ने बना। मतलब एज्यूम कर लो कोई एक जावा डेवलपर है और कोई एक फ्रंट एंड डेवलपर है। फ्रंट एंड डेवलपर मतलब उस टाइम में एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट जिसको पता था, ठीक है। सो जिसको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट पता था उसको तो जावा आना जरूरी नहीं है ना, वो तो उससे ही वेबसाइट बना सकता था। पर यहाँ पे दिक्कत हुआ था क्या, उस एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट से डायरेक्टली तो हम डेटाबेस में नहीं पहुंच सकते, राइट। इसके लिए हमको जावा सीखना पड़ेगा। जो डेवलपर था, रेस्ट आने के पहले की बात कर रहा हूँ मैं 1999 की बात कर रहा हूँ। जो फ्रंट एंड डेवलपर था उसके लिए दिक्कत था उसको अगर डेटाबेस में कोई कुछ डेटा स्टोर कराना होता है तो उसको जावा सीखना पड़ेगा और पीएचपी सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों लैंग्वेज ही तब फेमस था, ठीक है? उसको जावा सीखना पड़ेगा और पीएचपी सीखना पड़ेगा। और जो बैक एंड डेवलपर था उसको तो ऑलरेडी ही पता है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। मतलब वो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट ही तो किया एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट से ना। सो उसको उतना दिक्कत नहीं होता था, बट फ्रंट एंड डेवलपर का बहुत दिक्कत होता था। किसी उसको न्यू लैंग्वेज, न्यू टेक्नोलॉजी सीखना होता था। यू नो, आज के दिन में जितने आसान से टेक्नोलॉजी सीख जाता है, लाइक वी hear about a new technology named like React, we can search in YouTube. There is a lot of tutorial videos of React.
राइट एंड उस टाइम में इतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं था सीखने के लिए। सो किसी एक न्यू टेक्नोलॉजी को सीखना इतना आसान नहीं था उस टाइम में। इससे कोई हाथ उठा क्या? छोड़ दीजिए। सो उस टाइम में इतने ज़्यादा आसान नहीं था कोई न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ठीक है। सो फ्रंट एंड डेवलपर का बहुत दिक्कत हो रहा है। सो इसीलिए ये जो रॉय फील्डिंग नाम का साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट, इसने एक रेस्ट नाम का आर्किटेक्चर बनाया, ठीक है। इस रेस्ट आर्किटेक्चर बेसिकली क्या करता था, बेसिकली जो फ्रंट एंड होता था और बैक एंड होता था, इसमें कॉमन मिडिलवेयर आ गया, ठीक है। ओके ओके द न्यू टेक्नोलॉजी नेम इज रेस्ट। ओके, रेस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टेट ट्रांसफर। ओके, बोल्ड করে দিচ্ছি। This is the new technology name. Okay, someone asked for it. Okay, she got it. सो जब रेस्ट एपीआई आया था, रेस्ट आर्किटेक्चर आया था, सो वेब डेवलपमेंट का पूरा फ्लो ही पलट गया, ठीक है। पूरा फ्लो चेंज हो गया। ये जो रॉय फील्डिंग है उसका लिंक्डइन आईडी भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये जो पीपीटी है हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। आप इसको लिंक्डइन आईडी को चेक कर सकते हो। और जब ये रेस्ट कॉन्सेप्ट आया तब मार्केट में और सारे लैंग्वेज और सारे फ्रेमवर्क्स आ गए। ओके, सो बेसिক্যালি হোয়াট ওয়াজ রেস্ট আর্কিটেকচার। বেসিক্যালি আমরা যেটা ভাবছিলাম যে লাইব্রেরিয়ান থাকবে, আমরা রিকোয়েস্ট করব যে বইটই দিন, তো দিয়ে দেবে, ঠিক আছে। সো সেইটারই একটা মানে অ্যাকচুয়াল লাইফ যেটা ওয়েব ডেভেলপমেন্টে অ্যাকচুয়ালি হয়। এখন मॉडर्न वेब डेवलपमेंट तो यही रेस्टेर ऊपर ही चले, ठीक है। मॉडर्न जो वेब टेक्नोलॉजीज होता है, वेब एप्लीकेशन बनता है आज के दिन में, जो जो सारे वेब एप्लीकेशन बनता है वो ये रेस्ट आर्किटेक्चर के ऊपर ही बनता है। तो इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, बैकएंड का कोड और फ्रंट एंड का कोड अलग रखा जाता है, ठीक है। लाइक फ्रंट एंड का कोड क्या होता है, HTML CSS है, जावास्क्रिप्ट होता है। बैकएंड का कोड क्या होता है, PHP हो सकता है, जावा हो सकता है। अभी तक ये दोनों ही नाम सुना है। ओके, सो इस कोड को अलग किया जाता है, और अगर अलग कर दिया हमने तो कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना, जो हमको मिला देगा। सपोज एज्यूम कर लो हम टीचर से बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो टीचर बोल दिया हम हमको और स्टूडेंट को बीच में कोई रिलेशन डायरेक्टली नहीं हो सकता है। सो हम क्या आन दिया, हम एक सीआर करके कंसेप्ट आन दिया। तो सारे क्लास में एक एक करके सीआर रहेगा, वो जाके हमसे डेटा लेगा, हमसे इंफॉर्मेशन लेगा, टीचर को देगा, और टीचर से इंफॉर्मेशन लेगा हमको देगा, ठीक है। सो वही एक कॉमन थिंग था जिसको कहा जाता था जेसॉन। ओके, जेसॉन। इस कॉमन थिंग की मदद से फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन होता था। और ये जो पूरा सिस्टम है, जेसॉन, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, इसको कहा जाता था रेस्ट। ओके, रेस्ट बेसिकली अलग सा कुछ नहीं है, ये बस एक नाम ही है। मेनली डिफरेंस इज द आर्किटेक्चर। तो 2000 की पहले की बात कर रहा हूँ तो टेम्पलेट के साथ बैकएंड लिखा जाता था, और 2000 में बात कर रहा हूँ तो टेम्पलेट के साथ नहीं बैकएंड लिखा जाता था। उसमें बैकएंड का कोड अलग लिखा जाता था और फ्रंट एंड का कोड अलग लिखा जाता था। इसमें क्या आसानी हुआ, फ्रंट एंड डेवलपर का बहुत आसानी हुआ, ठीक है। वो डेस्कटॉप ऐप के भी लिए वो बैकएंड यूज कर सकता था। लाइक एक बार जो बैकएंड लिखा गया है रेस्ट आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए, उस बैकएंड को हम लाइक वेब फ्रंट एंड में भी यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप फ्रंट एंड में भी यूज कर सकते थे। और उस टाइम में एंड्रॉयड तो नहीं आया था, एंड्रॉयड तो बहुत बाद में आया है, तो एंड्रॉयड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर रेस्ट आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए एक बैकएंड का कोड लिखा जाए तो वो वेबसाइट में भी यूज किया जा सकता था,
और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी यूज किया जा सकता था। लाइक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ गया था रेस्ट एप्लीकेशन आने की बाद में, ठीक है। और जब रेस्ट आर्किटेक्चर आया, पहले तो वो पीएचपी में आया, ठीक है। फिर जावा एक न्यू फ्रेमवर्क बनाया जिसको कहा जाता था स्प्रिंग फ्रेमवर्क। आज के दिन में भी ये सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए, ओके। एंड देयर वाज अनदर फ्रेमवर्क कॉल्ड रूबी ऑन रेल्स, ओके। रूबी ऑन रेल्स आप सर्च कर सकते हो, रूबी ऑन रेल्स, दिस वाज वन ऑफ द पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क इन दैट टाइम। आज के दिन में इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसमें पीछे भी एक कारण है, बिकॉज रेस्ट आर्किटेक्चर आने की पहले में जावा चल रहा था। सो लोगों ने न्यू लैंग्वेज सीखने की जो भीति है उससे ही उससे उसमें उसकी डार में ही वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क को चूज कर लिया। मतलब जावा तो हम जानते ही थे, तो स्प्रिंग में भी जावा यूज होता था। सो मैक्सिमम एप्लीकेशन स्प्रिंग फ्रेमवर्क की मदद से बन गया था, ओके। इसीलिए स्प्रिंग आज के दिन में भी ज़्यादा पॉपुलर है। और रूबी आज के दिन में उतना पॉपुलर नहीं है, पर जब नया आया था तो बहुत पॉपुलर था, ठीक है। और अब आता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अब तो रेस्ट के बारे में जान गया है। अब जो मैंने बोला है उसका एक विजुअली इमेज यहाँ पे रखा गया है। अब बोलो इस इमेज को आप समझ सकते हो या नहीं? समझ आ रहा है इस इमेज से कुछ डेटा? जो मैंने बोला, बैकएंड का कोड अलग लिखा गया, फ्रंट एंड का कोड अलग लिखा गया। बैकएंड का डेटाबेस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो तो हो रहा है, बट बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको किया जाता है रेस्ट एपीआई की मदद से। रेस्ट एपीआई का मतलब वो एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली जेसॉन की मदद से। जेसॉन एक ऐसा लैंग्वेज है इसको फ्रंट एंड भी समझ सकता है और बैक एंड भी समझ सकता है। जेसॉन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही इजीली समझ सकता है, मतलब एक कॉमन थिंग है, ओके। जेसॉन भी एक लैंग्वेज है पर उतना घबराने की कोई बात नहीं है, उसमें कोई फॉर लूप टूप नहीं है, ठीक है। उसमें सिंपल जस्ट डेटा रिप्रेजेंटेशन है, ओके। लाइक अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं एक स्टूडेंट का डेटा, ओके। अगर हम जेसॉन की फॉर्मेट में एक स्टूडेंट का डेटा लिखते हैं, सपोज मेरा ही डेटा लिख लेते हैं, मेरा नेम है प्रितपाल एंड मेरा रोल है 35 और मेरा ईयर है 3rd ईयर, ओके। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए जेसॉन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो की होता है वो डबल कोट में लिखा जाता है और जो वैल्यू होता है वो भी डबल कोट में लिखा जाता है। ये होता है बेसिकली जेसॉन। मतलब ये जो तरीका है लिखने का, इसको फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी समझ सकता था, मतलब जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस भी समझ सकता था, और बैकएंड एप्लीकेशन मतलब जावा और पीएचपी भी समझ सकता था। ये जो लिखने का तरीका है, ठीक है। समझ आ रहा है ना? यस। ओके। अगर कोई डाउट हो तो बोलना, ठीक है। ओके। सो अगर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका एक बैकएंड होता है, ठीक है, एक बैकएंड पार्ट और एक फ्रंट एंड पार्ट, और बैकएंड और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, और वो रिस्पॉन्स हमको जेसॉन की फॉर्मेट में भेज रहा होता है, उसको हम कहते हैं रेस्ट एपीआई। बैकएंड और डेटाबेस को मिला के जो काम होता है उसको हम बोलते हैं रेस्ट एपीआई, और पूरा ये जो आर्किटेक्चर होता है इसको हम कहते हैं रेस्ट आर्किटेक्चर, ओके। जिसमें फ्रंट एंड और बैकएंड अलग लिखा जाता था और वो मोर फ्लेक्सिबल था, ओके। मतलब हम डेस्कटॉप ऐप के भी बना सकते थे और वेबसाइट के भी बना सकते थे उस टाइम में, ठीक है। तो इसको कहते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ओके, जिसमें एक बैकएंड होता है और एक डेटाबेस होता है।
इसको कहते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अब थोड़ी सी एडवांस हो गया चीज़ें, ठीक है। अब मान लो आपकी क्लास में सिर्फ एक ही सीआर है। हमने सीआर का बात किया। जो सीआर होता है वो बेसिकली जेसन होता है, मतलब एक्चुअली में वो जेसन नहीं होता है। एक्चुअली में हम कंपेयर किया वेब एप्लीकेशन और हमारा कॉलेज लाइफ का सिस्टम। जो सीआर होता है वो जेसन रिस्पॉन्स होता है, ओके। मतलब बैकएंड सर्विस होता है, उसको हम बैकएंड सर्विस भी किया जा सकता है, ठीक है। जो टीचर्स होता है मतलब उसको हम डेटाबेस भी किया जा सकता है, ठीक है। अब मान लो एक 40 स्टूडेंट का बैच है और सिर्फ एक ही सीआर है एक क्लास में, ठीक है। और जो सारा काम है मतलब असाइनमेंट को देना, असाइनमेंट को लेना, वो सारा काम एक ही सीआर कर रहा है, वो 40 स्टूडेंट का, ठीक है। तो उसका टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा ना। सो हम हमारा कॉलेज ने क्या किया, सो एक क्लास के लिए 4 सीआर बना दिया। मैं हमारा ईयर की बात कर रहा हूँ, मतलब थर्ड ईयर में तो 40 स्टूडेंट है लगभग, थर्ड ईयर इसी में, ओके। तो यहाँ पे एक सीआर की बजाय 4 सीआर बना दिया था, जिसकी अंडर में 10-10 करके स्टूडेंट है। मतलब उस 10 स्टूडेंट का जो जिम्मेदारी है, जो असाइनमेंट का जिम्मेदारी और किसी और का जिम्मेदारी, वो बस उस एलोटेड सीआर की ही है, ठीक है। अब थोड़ा सा काम फास्ट हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक नया आर्किटेक्चर बनाया गया, जिसको कहते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ये काफ़ी मॉडर्न आर्किटेक्चर है। 2011 से 2011 से 2012 के बीच में आया था इस आर्किटेक्चर। सो मैंने जो बात किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही बैकएंड सर्विस है और यहाँ पे 4 बैकएंड सर्विस है, 4 अलग-अलग काम के लिए है, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन तो एक ही है, पर बैकएंड सर्विस 4 है। फ्रंट एंड का कोड एक ही होता है, ठीक है। फ्रंट एंड का कोड एक ही होता है, और बैकएंड का कोड यहाँ से अलग हो गया। मतलब समझ लो, अगर इसकी बात करें तो हमारा जो फेसबुक होता था पहले, तो वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में ही बना गया था, पीएचपी में, ठीक है। जब पीएचपी में फेसबुक बना गया था, तो उसको मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में ही बना गया। लाइक उसमें एक ही बैकएंड था, उस बैकएंड में सारा काम कर रहा था, लाइक चैट चैट हैंडलिंग, यूज़र ऑथेंटिकेशन। हम जो लॉगिन करते हैं वो भी संभलता था, हम जो चैट करते थे वो भी संभलता था उस एक बैकएंड सर्विस। और हम जो कंटेंट पोस्ट करते थे, लाइक इमेज सेल्फी लेकर पोस्ट करते थे, वो भी संभलता था इस एक बैकएंड। अब फेसबुक ने क्या किया, थोड़ी सी एडवांस हो गया और एप्लीकेशन को फास्ट करने के लिए 4 अलग-अलग सर्विस बना दिया। मतलब आप एज़्यूम कर लो, इस सर्विस को बना दिया गया चैट करने के लिए, इस सर्विस को बना दिया गया सिर्फ यूज़र को लॉगिन कराने के लिए, और इस सर्विस को किया गया सिर्फ जो इमेज और वीडियो है उसको पोस्ट करने के लिए। और समझ लो इस सर्विस को एज़्यूम कर लो, इस सर्विस को बनाना गया था सिर्फ एक पोस्ट में लाइक करने के लिए, ठीक है। सो अलग-अलग सर्विस है, या कि मैं डेटाबेस अलग क्यों रखा, दोनों डेटाबेस हो सकता है, इसमें दोनों डेटाबेस हो सकता है, क्योंकि हम ऐसे करके एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना सकते थे। मतलब एज्यूम कर लो इस डेटाबेस में सिर्फ यूज़र का इंफॉर्मेशन रहेगा, मतलब यूज़र का जो ऑथेंटिकेशन वाला इंफॉर्मेशन है, लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह। और इस डेटाबेस में कोई यूज़र का चैट होगा, ठीक है। हम एक डेटाबेस में ही सारा चीज़ रखेंगे तो एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा, ठीक है। এবার ধর কাউকে ভাত দেওয়া হয়েছে, তো ভাতের মধ্যে সব তরকারি একসঙ্গে দিয়ে দিলে কিরম লাগবে খেতে বল? ভালো লাগবে কি? তো আলাদা, আলাদা বাটিতে দিলে ভালো লাগবে না জিনিসটা? আর জিনিসটা খেতেও অনেক সুবিধা হবে। তো সেই কনসেপ্টটাই ইউজ করা হয়েছে এখানে। मतलब ये डेटाबेस कुछ और डेटा रख रहा है और ये डेटाबेस कुछ और डेटा रख रहा है। इसको हैंडल करने में थोड़ी आसानी हुआ, ठीक है? थोड़ी आसानी हुआ। अब जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आया, उसके बाद ही फ्रंट एंड का डेवलपमेंट बहुत बढ़ गया, ठीक है। फ्रंट एंड एप्लीकेशन के ऊपर डेवलपर की संख्या बहुत बढ़ गया, ठीक है। इसके बाद ही फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आया मार्केट में। वो कब आया? 2010 में ही आया, और उतना पॉपुलर नहीं था।
2010 में बेसिकली जो होता था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज होता था और फ्रंट एंड के लिए गूगल ने एंगुलर जेएस नाम का एक चीज बना दिया। ये क्या होता है इसमें बारे में थोड़ा फिक्र मत करो, इसके लिए टेंशन ही ना लो, ठीक है। ये सारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही होता है, कुछ एडवांस फीचर के साथ, ठीक है। बेसिकली गूगल ने फास्ट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क मार्केट में ले आया था जिसको कहते हैं एंगुलर जेएस। ओके, ये 2010 में ले आया था मार्केट में। ये बहुत फेमस था, पर इसका बहुत दिक्कत था डेवलपमेंट में, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी फ्रंट एंड डेवलपर का। पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट से आसान था, ठीक है, डेवलपमेंट करना। और इसके बाद जब गूगल ने बनाया, फेसबुक क्यों पीछे पड़ रहा है, फेसबुक भी बना दिया रिएक्ट जेएस। फेसबुक 2013 में रिएक्ट जेएस बना दिया। और व्यू जेएस का काम कुछ, व्यू जेएस का डिस्कवरी कुछ और तरीके से हुआ। ये एक कॉम्प्लीटली इंडिपेंडेंट डेवलपर ने बनाया, ठीक है। उसका नाम तो मुझे याद नहीं, उस डेवलपर और उसका एक टीम ने बनाया 2014 में। और ये भी बहुत आसान एक फ्रेमवर्क है, मतलब इसको सीखने में बहुत ही आसानी होता है, ठीक है। अब जब ये दोनों फ्रेमवर्क आ गया, रिएक्ट एंड व्यू जेएस, तब इस एंगुलर जेएस का डिमांड थोड़ी सी घट गया था, बिकॉज एंगुलर जेएस से ये बहुत ज़्यादा इजी था ये दो फ्रेमवर्क। ओके, तब गूगल ने सोचा, গুগল ভাবলো যে লস করলে তো হবে না, তাই গুগল নতুন বানিয়ে দিল একটা ফ্রেমওয়ার্ক যার নাম অ্যাঙ্গুলার। জেএসটা কেটে দিল। জেএসটা কাটার পিছনে কারণ আছে, সেটা আমি এখন বলছি না, তোরা ভয় পেয়ে যাবি, কারণ একটা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজের নাম চলে আসবে, টাইপস্ক্রিপ্ট, বলেই দিলাম। যাই হোক, তো গুগল লঞ্চ করলো একটা প্রোডাক্ট অ্যাঙ্গুলার। অ্যাঙ্গুলার আসার পর অ্যাঙ্গুলার এদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারলো, ঠিক আছে। অ্যাঙ্গুলার was like similar powerful language like React.js and Vue.js. Angular has also that much power. Okay. तो हम इस कोर्स में क्यों React.js चुना, ये भी एक सवाल हो सकता है। मार्केट में तो ये तीन ही पॉपुलर है, तो हम इस कोर्स के लिए क्यों React.js चुने, ये पुराना भी है काफ़ी, इसको चुनना तो ठीक नहीं था, राइट। पुराना भी हो सकता है, पर क्या होता है एक्चुअली हम पुराने चीज़ में भरोसा भी रखता है, ठीक है। लाइक जावा तो बहुत पुराना है, जावा का जो वेब टेक्नोलॉजी आया वो काफ़ी पुराना है। पाइथन का जो वेब टेक्नोलॉजी आया वो काफ़ी नया नया है, पर लोग जावा में भी ज़्यादा भरोसा करता है वेब डेवलपमेंट लेकर। ओके, इसीलिए पुराने टेक्नोलॉजी को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लाइक उसमें हम ज़्यादा भरोसा करते हैं। और एक्चुअल रीज़न हम इस कोर्स के लिए React.js चुना था ये वो नहीं है। एक्चुअल रीज़न है हमको, हमारे बीच में जो सारे डेवलपर्स हैं लाइक मी, आकाश, कृष्णेंदु, अनुराग, इन सभी को React.js आता है, ठीक है। मतलब আমরা পারি তাই আমরা ওটাই শেখাবো, ঠিক আছে। हम लोगों को React.js आता है इसलिए हम लोग React.js सिखाएंगे, ठीक है। इस बाकी दो लैंग्वेज किसी भी तरीके से रिएक्ट से कम नहीं है। बाकी दो फ्रेमवर्क किसी भी फील्ड से रिएक्ट से कम नहीं है, पर हम रिएक्ट जानते हैं इसलिए हम रिएक्ट सिखाएंगे, ठीक है। अब जब फ्रंट एंड सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट से चल रहा था, तो ये फ्रेमवर्क क्यों मार्केट में ले आया गया। फ्रेमवर्क ले आने के लिए एक ही मतलब है, बेसिकली डेवलपमेंट को थोड़ी सी फास्ट करना, डेवलपमेंट प्रोसेस को। कोई वेबसाइट वगैरह ज़्यादा फास्ट नहीं हो जाता, बेसिकली डेवलपमेंट प्रोसेस ज़्यादा फास्ट होता है। मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट से आप कोड लिखने स्टार्ट करेंगे, जो एक फ्लिपकार्ट वेबसाइट है, आप उसको क्लोन करने जा रहे हो, तो लगभग आपको ये 2 महीनों के आसपास लग जा सकता है, आप एज ए टीम होकर काम करते हो। अगर आप रिएक्ट और एंगुलर और Vue.js से काम करते हो, तो 2 महीनों का काम आप 1 महीनों में चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक टीम जैसे काम करते हैं। सो इसीलिए मेनली ये सारे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क बनाया गया, डेवलपमेंट प्रोसेस को थोड़ी सी इजी करने के लिए। और एक मेजर रीज़न था इस फ्रेमवर्क को ले आने के लिए मार्केट में। अब मैं तुम्हें एक
क्वेश्चन रख रहा हूँ मैं तुमके सामने। हमारे पास दो वेबसाइट का एग्जाम्पल है। एक है हमारा मेघनाथ शाह इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, इसका ऑफिशियल वेबसाइट। ओके। और एक है हमारा पॉपुलर वेबसाइट यूट्यूब। ओके। अब मुझे बताओ, इस दोनों वेबसाइट में कौन सा वेबसाइट ज्यादा महंगा है? यूट्यूब। 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 YouTube. ओके। एंड पता है यूट्यूब में क्या डिफरेंट है इस वेबसाइट से? YouTube handles much more data than Meghna Shah's website handles. नहीं, एक्चुअली मेघनाथ साहब के पास तो उतना डेटा रिक्वायर्ड ही नहीं था ना। जो यूट्यूब आपने सिंगल पेज वेबसाइट। जो आपने साइज है उसके बारे में बताओ, मतलब डिजाइन के बारे में मत बताओ, जो डेटा की साइज है उसके बारे में मत बताओ। और क्या यूट्यूब ना, डिफरेंट है? यूट्यूब सिंगल पेज वेबसाइट। यूट्यूब एक ऐप है और ये एक वेब बेस्ड। नहीं नहीं, यूट्यूब भी वेब बेस्ड है, ऐप है। यूट्यूब भी वेब बेस्ड है। यूट्यूब सिंगल पेज वेबसाइट এটাই কি? ইউটিউবের ইউআইটা বেশি ভালো দেন মেঘনাথ সাহা's ওয়েবসাইট। नहीं नहीं, यूआई के बारे में बात नहीं करना। यूआई के बारे में ही एक्चुअली बात हो रहा है। React.js, Vue.js and AngularJS। আপনার তোমার রিফ্রেশ করতে লাগে না, ওটা আপনা আপনি রিফ্রেশ হয়ে যায়। আর মেবি মেঘনার সাথে Yes, রিফ্রেশ yes, করতে yes, I have got the actual point। पेज रिफ्रेश नहीं होता यूट्यूब में। ओके। अगर हम इस वेबसाइट की आईटी डिपार्टमेंट में जाते हैं, ओके, यू कैन सी यहाँ पे पेज रिलोड हो रहा है, ठीक है। अगर हम यूट्यूब की किसी भी चैनल में जाते हैं, लाइक एंड्रोटेक चैनल, ओके, यहाँ पे आप देखिए कोई पेज रिफ्रेशमेंट नहीं हुआ। ओके। अगर हम चेंज कर रहे हैं चैनल, कोई पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ से आईटी और किसी और डिपार्टमेंट में जाते हैं, इसी में जाते हैं, अगर देखिए पेज रिफ्रेश हो रहा है। इस पेज रिफ्रेश की वजह से हमको डेटा बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब जो हम 1 MB से कर सकते हैं इस वेबसाइट में, वो इस वेबसाइट में 2-3 MB लग जाए, ठीक है। इसको कहा जाता है सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन। कुछ स्टूडेंट ठीक कहा था, कुछ जूनियर ने। ओके। दिस इज कॉल्ड सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन। मतलब एक बार में ही सारे रेस्पॉन्स आता है। ओके। सो इस लैंग्वेज को मेनली इस तरीका का वेबसाइट को बनाने के लिए मेनली ये सारे फ्रेमवर्क यूज होते हैं। तो मार्केट में ये टेक्नोलॉजी आने के लिए मेन मुद्दा तो यही है, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन को बनाना। ओके। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, उसके लिए हम माफी मांगता हूँ, ठीक है। सो ये है रीजन इस बेसिकली इस फ्रेमवर्क को मार्केट में आने के लिए। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी आईडी के बारे में। आईडी क्या होता है एक्चुअली? आईडी में कोड लिखा जाता है, जो हम फ्रंट एंड का कोड होता है। बेसिकली ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होने, ये HTML बोल लो, CSS, जावास्क्रिप्ट बोल लो, ये सारे लैंग्वेजेस ही तो है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझता है। तो ये सारे कोड तो किसी भी तरीके से लिखना पड़ेगा हमको। जब बहुत पहले आईडीज आया, लाइक नेटबीन्स, इक्लिप्स, नोटपैड, ये उतना एडवांस नहीं था, ठीक है। आज की तारीख में इक्लिप्स और नेटबीन्स तो बहुत एडवांस हो गया, पर उस टाइम में उतना एडवांस नहीं था। नोटपैड प्लस तो एक ही है, तब जैसा था आज भी ऐसा है। पर नोटपैड प्लस तो यूज़ नहीं होता है आज के दिन में, ठीक है। आज के दिन में बेसिकली जावा के लिए ये दोनों आईडी यूज़ होता है, और पाइथन के लिए ये बेसिकली पाइचाम यूज़ होता है, जो जेटब्रेन्स ने लॉन्च किया है। और जो सबसे फेमस आईडी है वो है VS कोड, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था 2015 में, ठीक है। ये है सबसे फेमस कोड एडिटर।
ये फेमस है क्यों? बिकॉज ऑफ इट इज ए ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ओके, दिस इज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। मतलब अगर आप एक अच्छा डेवलपर बन गया, आके आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया, आप भी VS कोड में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप भी कुछ कुछ एक्सटेंशन VS कोड के लिए बना सकते हो जो डेवलपर को आसानी प्रदान करे। ठीक है, इसीलिए VS कोड आज मार्केट में बहुत फेमस हो गया। बिकॉज मार्केट में सारे डेवलपर्स होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स भी होते हैं, पाइथन डेवलपर्स भी होते हैं, जावा डेवलपर्स भी होते हैं। तो सारे डेवलपर्स VS कोड में कंट्रीब्यूट किया था अलग अलग एक्सटेंशन को बनाने के लिए। इसीलिए VS कोड आज के दिन में मोस्ट एडवांस है। सारे आईडी और जो सारे कोड एडिटर्स है उसमें VS कोड बहुत एडवांस है। इसीलिए हम इस कोर्स के लिए VS कोड चुना है। ओके, VS कोड में ही हम सब कोड करेंगे, हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक बात बाकी है फ्रंट एंड के लिए। आज के तारीख में फ्रंट एंड कहाँ पे है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपको पता ही चल गया। पहले दिन में ये सारे HTML से होता था। ये देखिए, हम जो यहाँ पे एग्जांपल दिया था PHP की, जो ये बैकएंड विद टेम्पलेट, इस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए MSIT को बनाया गया था। MSIT वेबसाइट देखिए, यहाँ पे index.php है। बेसिकली ये कोई रेस्ट आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए बनाया ही नहीं गया, ये PHP से बनाया गया था बैकएंड विद टेम्पलेट कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। ठीक है, और हम इस कोर्स के लिए VS कोड चुना है। और एक बात बाकी है फ्रंट एंड के लिए। आज की तारीख में फ्रंट एंड बहुत एडवांस हो गया। ठीक है, आप आपके बीच में किसी नाम सुना है ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का, लाइक फ्लटर और रिएक्ट नेटिव, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का Yes. नाम सुना है आप? Yes. 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 They are basically used Yes. to build क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। मतलब आप एक बार कोड लिखोगे, वो आपको ब्राउजर में भी चल जाएगा, वो आपको एंड्रॉयड फोन में भी चल जाएगा, वो आपको जो कंप्यूटर है डेस्कटॉप है उसमें भी चल जाएगा। आप जस्ट एक बार कोड लिखोगे। ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। ये बेसिकली फ्लटर जो रिएक्ट नेटिव है, ये सब सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है हमको। इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हम सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे H2SO4 को बनाने के लिए H2SO4 हम यूज करते हैं, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जो फ्लटर है, जो रिएक्ट नेटिव है, वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, आज के दिन में फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कहाँ पे खड़ा है वो मैं आपको दिखा चाहता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक वेबसाइट बनाया, मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, एक बेसिकली एंगुलर की मदद से कैलकुलेटर बनाया। ठीक है, उसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये कैलकुलेटर मैंने एंगुलर की मदद से बनाया। इसमें साइंटिफिक मोड का भी ऑप्शन है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये वेब एप्लीकेशन है। मैं आपको लिंक भेजता हूँ मीट पे। ओके, दोनों मीट में ही लिंक भेजता हूँ मैं, आप इसको जाके देख सकते हो। ये एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, सिर्फ फ्रंट एंड है, इसमें कोई बैक एंड का पार्ट नहीं है। बिकॉज ये कोई डेटा स्टोर नहीं कर रहा है, ये जो डेटा है वो हमको लाइव दिखा रहा है, ये कोई डेटा स्टोर नहीं कर रहा है। तो ये आप देख सकते हो, ये वेब एप्लीकेशन है। अब आप देखो, मैं ये सारे मिनिमाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। देखिए, सेम एप्लीकेशन। क्या मैंने इसके लिए अलग सा कोई कोड लिखा था? नहीं, मैंने इसके लिए कोई अलग सा कोड नहीं लिखा था। और मैं आपके लिए एक बार मेरा कैमरा ऑन करने के लिए मेरा कैमरा ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड।
बेसिकली मैंने वो जो कैलकुलेटर है वो एक वेबसाइट ही बनाया, ठीक है। विजिबल है मेरा कैमरा? हाँ হ্যাঁ দাদা। मैं विजिबल हूँ राइट? ओके, मेरा मोबाइल स्क्रीन दिख रहा है? ज़्यादा लाइट हो गया ना? हाँ अब दिख रहा है? हम्म ओके, देखिए यहाँ पे भी एक ऐप है, मोबाइल ऐप। ओके, मैंने इसको खोल रहा हूँ। ब्राइटनेस थोड़ी और कम करना। देखिए, जो कैलकुलेटर है मैंने वेबसाइट में बनाया है, उसको मैंने मोबाइल ऐप में भी कन्वर्ट कर दिया। मैं इसके लिए कोई एक लाइन भी कोड एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। ओके, वो जो सारे हैं, जो सारे ऑप्शंस था, देखिए साइंटिफिक मोड का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। ओके, दिख रहा है ना? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। गुड। ओके, सो आज के दिन में वेब डेवलपमेंट, वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे हम एक बार कोड लिखेंगे और वो सारे प्लेटफॉर्म में चलेगा। जो मैंने अभी अभी दिखाया है, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेब ऐप डेवलपमेंट। बेसिकली ये वेब डेवलपमेंट की हिस्सा है, पर इसको थोड़ी सी वेब की बाहर में ले जाया गया। काश हमें वो जो हार्डवेयर है, बेसिकली हम इस ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम मोबाइल की ब्लूटूथ भी एक्सेस कर सकते हैं, जो हमारा रैम है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। सारे काम हम कर सकते हैं इस प्रोग्रेसिव वेब ऐप डेवलपमेंट के वजह से, ठीक है। आज के दिन में यही सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है फ्रंट एंड के लिए। मैं कोई एंगुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जो प्रोग्रेसिव वेब ऐप है, ठीक है। एंगुलर एंगुलर की वजह एंगुलर गूगल ने अपडेट दे रहा है, फेसबुक अपडेट दे रहा है रिएक्ट को, यूजेस भी अपडेट हो रहा है। सब अपनी अपनी प्लेस में किंग है, ठीक है। सब फेमस है, बोथ फ्रेमवर्क्स आर फेमस। पर मैंने जो कॉन्सेप्ट बोला, ये सारे कॉन्सेप्ट रिएक्ट में भी है, एंगुलर में भी है और व्यूजेस में भी है। रिएक्ट में भी प्रोग्रेसिव वेब ऐप बना जा सकता है, एंगुलर में भी बना जा सकता है और व्यूजेस में भी बना जा सकता है। यहाँ पे हम खड़े हैं आज का फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। कुछ डाउट है तो बताएं। अभी भी कैसे हो रहा है उसके बारे में मत सोचो, क्या हो रहा है उसके बारे में सोचो। हम क्या करेंगे जब तक पता नहीं चलेगा ना, तो कैसे करेंगे वो भी समझ नहीं आएगा। हम क्या करेंगे इसको पहले फाइंड आउट करना है हमको। क्यों वेब डेवलपमेंट चुने, क्यों फ्रंट एंड डेवलपमेंट चुने, क्यों बैक एंड डेवलपमेंट चुने, इसको हमको पहले फाइंड करना चाहिए, फिर हमको समझ में आएगा चीज़ें। सीखने के लिए तो बहुत रिसोर्स है, आज के दिन में रिसोर्स का कोई कमी नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज का नाम बताओ, रिसोर्स आपको मिल जाएगा। रिसोर्स का कोई कमियां नहीं है आज के दिन में। अब बताओ, किसी का कोई डाउट है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लेकर और बैक एंड डेवलपमेंट लेकर? कैसा किया जाता है ये मत पूछो, ये एक दिन का टॉपिक नहीं है। দাদা বলছি আমরা অ্যাজ আ বিগিনার মানে আমরা ফার্স্টে এইচটিএমএল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে জিনিসটাকে শুরু করি, ঠিক আছে। বাট যেরকম তুমি বলে এই ফ্লাটার, তারপরে এই যে ক্রস প্ল্যাটফর্ম এগুলো, তো প্যারালালি কি এইগুলো অ্যাজ আ বিগিনার শুরু করা উচিত, নাকি মানে কোন টাইমের পর গিয়ে এগুলোকে এক্সপ্লোর করা উচিত? ওকে, তো একজন কোশ্চেন করেছে অনুষ্কা ব্যানার্জি, তো কোশ্চেন করেছে যে আমরা বিগিনার হিসেবে এইচটিএমএল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট এইগুলো দিয়ে স্টার্ট করবো, নাকি আমরা ফ্লাটার রিঅ্যাক্ট নেটিভ এইগুলো ডাইরেক্ট চলে যাবো। তো বেসিক্যালি যদি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করতে হয়, তো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করার জন্য তো এইচটিএমএল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট করতেই হবে, তো ওটা দিয়েই स्टार्ट করতে হবে। ওটা দিয়ে स्टार्ट না করে তুই তো আর কিছুতে যেতে পারবি না। আচ্ছা, स्टार्ट तुमको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से ही करना पड़ेगा अगर तुम वेब डेवलपर बनने चाहो। अगर तुम एंड्रॉयड डेवलपर बनने चाहो तो सिनेरियो कुछ अलग है।
तो आप फ्लटर और डार्ट प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर सकते ओके। हो। ओके, अगर आपको वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करना है तो आपको बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आना ही चाहिए। या आप किसी भी फ्रेमवर्क चुन लो, किसी भी बैकएंड चुन लो। आज के दिन में फ्रंट एंड के लिए तो सिर्फ 3 ही नाम है, एंगुलर, रिएक्ट एंड व्यू। पर बैकएंड के लिए कितना नाम है मैं अपने दिमाग में भी नहीं रख सकता। बैकएंड के लिए पाइथन है, जावा है, PHP है, वहाँ पे रूबी है, नोड.js है, एक्सप्रेस.js है, और यहाँ पे .NET फ्रेमवर्क्स है। बहुत सारे फ्रेमवर्क, सारे लैंग्वेज के एक फ्रेमवर्क बनाया गया था वेब डेवलपमेंट के लिए। आज के दिन में अगर गो लैंग्वेज भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। सो फ्रंट एंड बैक एंड इसका कोई कॉम्बिनेशन का कमी नहीं है। आप किसी भी कॉम्बिनेशन उठा सकते हो। रिएक्ट के साथ पाइथन भी उठा सकते हो, रिएक्ट के साथ एक्सप्रेस.js, नोड.js भी उठा सकते हो, एंगुलर के साथ पाइथन भी उठा सकते हो, एंगुलर के साथ जावा भी उठा सकते हो। ठीक है, पर आपको स्टार्ट, अगर आप वेब डेवलपमेंट करने चाहोगे तो आपको स्टार्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट से ही होना चाहिए। ठीक है, और एक बात, बस लैंग्वेज में फोकस मत करो, क्या हो रहा है उसमें फोकस करो। ठीक है, लैंग्वेज तो आप गूगल में सर्च करके भी सब कर सकते हो, लाइक व्हाट इज पी टैग, व्हाट इज HTML, व्हाट इज CSS का एक एक प्रॉपर्टी, अब सब कुछ गूगल में मिल जाएगा। पर गूगल ना उतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं देता है। ठीक है, जो वेब डेवलपमेंट और किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर कॉन्सेप्ट मिल गया ना, आप किसी भी एप्लीकेशन बना सकते हो। एंड्रॉयड ऐप भी बना सकते हो, वेब ऐप भी बना सकते हो। ओके, किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। ठीक है, ওকে, প্রোগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ কি? এটা একজন কোশ্চেন করেছে, প্রোগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ। প্রোগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ বেসিক্যালি ওটা একটা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের যে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট হয়, এখন তো ফ্রন্ট এন্ড আর ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেंट আলাদা হয়ে গেছে। আমি বলেছিলাম, একটু আগেই বলেছি, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट अलग हो गया है। तो जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है उसका थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। आप मोबाइल का भी फ्रंट एंड होता है, डेस्कटॉप का भी फ्रंट एंड होता है, और वेबसाइट का भी फ्रंट एंड होता है। अगर ऐसा किया जाए, हम एक बार ही कोड लिखे और सारे के सारे प्लेटफॉर्म में वो रन करें, चाहे वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, और चाहे वो नॉर्मल वेबसाइट ही हो। ऐसा हो जाता तो अच्छा होता ना। हम अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग प्रोग्रामिंग कर रहे थे, उससे अच्छा हो ना। कंपनी का ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा डेवलपर को, कंपनी भी फास्ट फास्ट प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएगा, राइट? यस, नहीं, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। एक स्टूडेंट ने बोला है, अगर प्रोग्रेसिव वेब ऐप से काम चल रहा है तो फ्लटर और ऐसा कोई अलग अलग चीज़ों का क्या ज़रूरत है। देखिए, अगर जावा से काम हो रहा था तब पाइथन का क्या ज़रूरत था, तब PHP का क्या ज़रूरत था। PHP तो जावा से पहले आया, तो PHP से अगर वेब डेवलपमेंट हो रहा था तब जावा का क्या ज़रूरत था। देखिए, जो कंपनी है, जावा का कंपनी कुछ और है, PHP का कंपनी कुछ और है, और पाइथन का कंपनी भी कुछ और है, और यहाँ पे डार्ट मतलब फ्लटर का कंपनी अलग है, रिएक्ट का कंपनी अलग है। सो सारे कंपनी अपने अपने बेनिफिट देखेगा ना। ऐसा तो नहीं যে গুগল রোজগার করছে, ফেসবুক ভাবে আমি রোজগার করে কি করবো, আমি বসে থাকি। এরকম কি হয়? তোর বন্ধু চাকরি করছে, তুই চাকরি করে কি করবি? तो यही कारणেই अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना है। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप से भी काम चल जा सकता है, पर एक्चुअली जो परफॉर्मेंस होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता था। जैसे फ्लटर में अगर आप ऐप बनाए तो वो थोड़ा सा बेटर होगा प्रोग्रेसिव वेब ऐप से, पर काम चल जाएगा, प्रोग्रेसिव वेब ऐप से काम चल जाएगा, ऐसा बात। আবার
ऐसा बात भी हो सकता है। जो फ्लटर से वेबसाइट बनेगा वो थोड़ा सा स्लो होगा जो रिएक्ट से वेबसाइट बनेगा उससे। समझ आ रहा है? कुछ कुछ टेक्नोलॉजी कुछ कुछ चीज़ों के लिए स्पेशली बनाया गया। ওকে, আর কারোর কিছু ডাউট থাকলে বলতে পারিস। ওকে, তাহলে এবার স্টার্ট করছি ভিএস কোড। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ ভিএস কোড? ভিএস কোড বেসিক্যালি একটা আইডি যেটা আমাদের কোড লিখতে হেল্প করে। কোড হতে পারে ফ্রন্ট এন্ডের কোড, কোড হতে পারে ব্যাক এন্ডের কোড। ঠিক আছে, যে কোডই হোক আমরা ভিএস কোডটাকে ফার্স্ট প্রেফারেন্সে রাখবো, কারণ এটা বললাম এখনকার দিনে মোস্ট পপুলার আর এর এক্সটেনশন প্রচুর আছে। এটা একটা ওপেন সোর্স প্রজেক্ট, তাই এর জন্য আহ, রোজই অনেক ডেভেলপার অনেক কিছু ডোনেট করে, অনেক কিছু কন্ট্রিবিউট করে। ঠিক আছে, তো ভিএস কোড দিন দিন পপুলার হয়েই যাবে। ঠিক আছে, যতদিন না মাইক্রোসফট এটাকে বন্ধ করে দেয়। মাইক্রোসফট এটা বন্ধও করবে না। তো ভিএস কোড ডাউনলোড করার জন্য আমরা ভিএস কোড সার্চ করবো, যাবো ডাউনলোড করবো, ডাউনলোড ফর উইন্ডোজ, যার যেটা সিস্টেম ইউজ করিস, ম্যাক্সিমাম উইন্ডোজ ইউজ করিস তো ডাউনলোড করবি। ডাউনলোডে ক্লিক করার পর এখানে ডাউনলোড হয়ে যাবে। ওকে, ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো এবার নেক্সট নেক্সট করে ইনস্টল করে নিবি, এখানে 4টে টিক দিবি, নেক্সট নেক্সট ইনস্টল। इंस्टॉल क्लिक कर ली, पूरा इंस्टॉल हो जाएगा प्लीज का। बहुत थियोरी हो गया, अब प्रैक्टिकल में हम मूव करेंगे। अगली क्लास से सारे के सारे सेशन प्रैक्टिकली होगा, पर इतना सा थियोरी सबको पता होना चाहिए, इसलिए ये सेशन थोड़ा सा थियोरिटिकल हुआ। ओके, आज के बाद जितना सेशन होगा वो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड ही होगा। ओके, सो VS कोड क्या होता है ये आपको सिखाऊंगा। तो VS कोड बेसिकली एक कोड एडिटर है, ठीक है, जिसमें हम किसी भी तरीके से कोड कर सकते हैं, चाहे वो फ्रंट एंड का कोड हो चाहे वो बैक एंड का कोड हो, हम किसी भी लैंग्वेज का कोड VS कोड में कर जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको VS कोड का कुछ कुछ फीचर आपको दिखाऊंगा। VS कोड तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये तो एक सेशन में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, बट कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए VS कोड के बारे में। अब देखा है मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, न्यू फ़ोल्डर नाम पे, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे ओपन विथ कोड सिलेक्ट किया। ठीक है, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ है सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे टाइप करोगे CMD, ओके, और फिर एंटर करोगे। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हो तो ऐसा काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कमांड लिखोगे कोड डॉट, ओके, तो ऐसे VS कोड खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू फाइल करके, ओके, यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी फाइल बना सकते हैं, लाइक हम बना लेते हैं एक टेक्स्ट फाइल, ओके, new.txt, हम एक टेक्स्ट फाइल बना लिया। अब देखिए हम जब भी यहाँ पे फाइल बनाया उस फोल्डर में ऑटोमेटिकली फाइल बन गया। अब एक काम करते हैं, इस फोल्डर में एक फाइल बना के देखते हैं VS कोड में ऑटोमेटिक आता है या नहीं। ठीक है, इसका नेम न्यू फाइल, देखिए VS कोड में भी ऑटोमेटिक आ गया। बेसिकली इस साइड का जो पार्ट है वो ये फोल्डर ही है, इस फोल्डर को ही मिरर इमेज यहाँ पे डाल गया है।
ठीक है। जो कुछ भी इस फ़ोल्डर में हो रहा है, वो सारे यहाँ पे विज़िबल होगा, ठीक है। अब आ रहा हूँ यहाँ पे कुछ लिखने के लिए, ठीक है। न्यू टू में हम है, न्यू टू डॉट टीएक्सटी, यहाँ से भी हम न्यू टू सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। न्यू टू सिलेक्ट कर लिया। अब समझ लो यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो, हेलो, हेलो करके कंट्रोल एस मार के सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे रियल टाइम में हेलो आ गया, क्या है। अब देखिए न्यू न्यू डॉट टीएक्सटी में कुछ नहीं है। अगर हम न्यू डॉट टीएक्सटी में यहाँ से हेलो लिखूँ, हेलो लिख के सेव कर दूँ, अब अगर मैं न्यू टीएक्सटी को मतलब आप VS कोड से पूरा ये फ़ोल्डर और फाइल्स कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और ये होता है कुछ एक्सटेंशंस, ठीक है जी, ठीक है। ये जो सेक्शन होता है ये होता है एक्सटेंशन। यहाँ पे सारे लैंग्वेज के लिए अलग-अलग एक्सटेंशन है। मैंने आपको बोला है जो पाइथन डेवलपर्स है वो पाइथन के लिए एक्सटेंशन बना रहा है VS कोड के लिए। जो जावा डेवलपर है वो जावा के लिए एक्सटेंशन बना रहा है। जो फ्लटर डेवलपर है वो डार्ट जैसा बना रहा है एक्सटेंशन, ठीक है। जो सी प्लस प्लस डेवलपर है वो सी प्लस के लिए एक्सटेंशन बना रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे एक्सटेंशन हमको क्या हेल्प करते हैं, हमको कोड लिखने में थोड़ी आसानी देते हैं। मतलब सबको वो सब कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो याद नहीं रहता है। लाइक अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात कर सकते हैं, लाइक देखिए यहाँ पे ऑटो कंप्लीट हो रहा है। ये हो रहा है बेसिकली एक्सटेंशन की वजह से। मेरे को याद नहीं रह सकता है stdio.h है यहाँ पे, ठीक है। पर अगर देख गया तो याद आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए जो हमारा तरीका होता था सी प्रोग्राम लिखने के लिए, हम एक वॉइड मेन बनाते थे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और यहाँ पे समथिंग लिखते हैं। पर VS कोड ने कितना आसान कर दिया, आपको इतनी सारे चीज़ लिखने ही नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ मेन लिखोगे और यहाँ पे जो बॉक्स कलर का आ जाएगा इसमें आप क्लिक करोगे तो ये सारे चीज़ें ऑटोमेटिक VS कोड कर देगा। ये सारे मैजिक है एक्सटेंशन का, ओके। अगर ये एक्सटेंशन मैं अनइंस्टॉल कर दूँ यहाँ से तो ये सारे चीज़ें काम नहीं करेगा, ठीक है। ये सारे मैजिक एक्सटेंशन का होता है। अगर आप HTML कर रहे हो तो HTML के लिए बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड में एक्सटेंशन इंस्टॉल किया गया है। इसके लिए अलग से कोई एक्सटेंशन लेने की नहीं ज़रूरत है, ठीक है। पर अगर आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट के लिए अलग से एक एक्सटेंशन है। बहुत एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट के लिए। बेसिकली ये 6 आप ले सकते हो एक्सटेंशन, ये 7 का भी है जावास्क्रिप्ट का। ये सारी चीज़ें आपको जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स है उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। जब कृष्णेंदु भाई आपको कोर्स लेगा तो आपको पता चल जाएगा हाउ टू जावास्क्रिप्ट। Okay. So basically this extension helps us to code very fast. Okay. Okay. আচ্ছা VS কোড কিভাবে ডাউনলোড করতে হবে সেটা দেখাতে বলেছিস। তো এবার যে কোনো এক্সটেনশনই কাজ হবে না, যে কোনো এক্সটেনশনে তো কাজ হবে না। धर HTML करार जন্য কিছু अलग सा एक्सटेंशन लगेगा, पाइथन किया करने के लिए कुछ अलग एक्सटेंशन लगेगा, C++ करने के लिए अलग एक्सटेंशन लगेगा, ठीक है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एक्सटेंशन, ठीक है। और इंस्टल কিভাবে করবি সেটা ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। যেটা অলরেডি অ্যাভেলেবেল সেটা আমরা দুবার ধরে রিপিট করব না। আমরা কিছু ইনোভেটিভ কিছু ক্রিয়েটিভ জিনিস রিপিট করব যেগুলো ইউটিউবে অলরেডি এক্সিস্ট করছে। সেগুলো তো আমরা 5-10 মিনিট ধরে ওগুলো ওয়ান বাই ওয়ান এখন যদি ইনস্টল করতে বসিস তো অনেকটা টাইম চলে যাবে। তো অতটা টাইম তো আমাদের কারোরই নেই, আর এই গরমে তো কারোরই মুড থাকছে না। তো ওটা ইউটিউব থেকে একটু দেখে নিস যে হাউ টু ইনস্টল VS কোড। যদি উইন্ডোজ ইউজ করিস উইন্ডোজের জন্য দেখবি, যদি লিনাক্স ইউজ করিস লিনাক্সের জন্য দেখবি, ওকে। আর ধর যারা पाइथन यूज करबी वो लोग पाइथन यूज करेंगे तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। जो जावा यूज करेंगे जावा का तो एक पूरा पैक है यहाँ पे VS कोड के लिए। इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो।
जो फ्लटर में फ्यूचर में काम करेगा। फ्लटर का एक्सटेंशन भी है यहाँ पे, इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो सारे चीज़ के लिए अलग अलग एक्सटेंशन है, आप इसके बारे में जानेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेस है इंटरनेट पे अवेलेबल। आपको अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है तो कौन लैंग्वेज के लिए कौन सा एक्सटेंशन लगेगा, हमको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा आप जब आप उस लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई रिसोर्स फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ पे भी बोल दिया जाएगा तो इस लैंग्वेज को करने के लिए इस एक्सटेंशन इम्पोर्टेंट है, इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे ही बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन के बारे में थोड़े बहुत आइडिया लग गया। और एक्सटेंशन सिर्फ लैंग्वेज के नहीं, लैंग्वेज के लिए नहीं होता है, और भी बहुत काम है एक्सटेंशन का, लाइक थीम्स की वजह से होता है। लाइक ये जो कोबाल्ट थीम करके जो एक्सटेंशन है, वो बेसिकली ये जो मैंने जो ब्लू कलर का थीम यूज़ कर रहा है इसलिए है। मैं यहाँ से कलर चेंज भी कर सकता हूँ, बेसिकली थीम्स में जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे बहुत कलर का थीम है, लाइक हम रेड कर सकते हैं, जो बहुत बुरा लगता है मुझे, ठीक है। तो मैंने जो मेरा था वही करता हूँ, कोबाल्टो इज माय फेवरेट, ओके, आई स्विच टू कोबाल्ट। सो एक्सटेंशन क्या होता है वो आपको पता चल गया है। यहाँ पे सर्च का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर यहाँ पे लॉट ऑफ फाइल्स होता है, ইয়েস, করে রাখলে ভালো। HTML তো আলাদা করে ডাউনলোড করার কিছু নেই বা ইনস্টল করার কিছু নেই। অনলি VS Code। VS Code ডাউনলোড করা, ইনস্টল করা জাস্ট ৫ মিনিটের কাজ। আমি এই মিটিংয়ে একবার দেখিয়ে দিয়েছি। এবার তোরা YouTube এ ভিডিও দেখলে ইজিলি করতে পারবি। এটা একদম ইজি স্টেপ আছে। আমি এখন দেখাচ্ছি না, কারণ এখন 1 বাই 1 করাতে গেলে ৫ মিনিট ৫ মিনিট করে অনেকের চলে যাবে। এবার একসাথে তো সবাইকে আমি দেখাতে পারবো না। তাই জন্য আমি এই মিটিংয়ে দেখাচ্ছি না। এবার তোরা YouTube এ সার্চ করলে ইজিলি পেয়ে যাবি YouTube এ। ঠিক আছে? আর HTML এর জন্য আলাদা করে কিছু ইনস্টল করার দরকার নেই। VS Code এর সাথে বাই ডিফল্ট ওটা ইনস্টল হয়েই যাচ্ছে। ওকে, নেক্সট ক্লাসের আগে পড়ে আসতে পারিস, বেটার হবে বুঝতে, ঠিক আছে? কারণ হ্যান্ডস অন না করলে না জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয় না। ओके, तो एक्सटेंशन के बारे में पता चल गया, यहाँ पे फाइल्स के बारे में पता चल गया। सर्च में भी एक बहुत अच्छा है, न्यू करके हम सर्च कर सकते हैं, सर्च बेसिकली कर सकते था। यहाँ पे हम कंट्रोल F कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल, न्यू ऐसे सर्च कर सकते हैं। सर्च का बहुत आप जानते ही हो सर्च क्या होता है एक्चुअली, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक ऑटो सेव करके एक ऑप्शन होता है, मतलब जब आप चेंज करोगे बार बार आपको कंट्रोल एस नहीं मारना पड़ेगा, जब आप चेंज करोगे वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस होता है। और एक जो और ऑप्शन है जो है टर्मिनल बेसिकली, ठीक है। इस टर्मिनल जो हमारा CMD होता है, CMD के बारे में मुझे लगता है बहुत लोगों का पता नहीं है। CMD बेसिकली हमारा कंप्यूटर में जो कुछ भी सॉफ्टवेयर चल रहा है वो CMD के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। CMD बेसिकली हमारा जो कर्नेल होता है, जब आप थोड़ी थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के आसपास जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करके एक सब्जेक्ट होती है, ठीक है। उसमें आपको कर्नेल के बारे में पता चल जाएगा, कर्नेल क्या होता है। ये जो विंडोज़ का कर्नेल है वो है CMD, जो लिनक्स का कर्नेल है उसको टर्मिनल किया जाता है। सो जो कर्नेल का काम होता है वो CMD करता है, वो CMD ही यहाँ पे टर्मिनल के नाम से आता है। पावर शेल है, पावर विंडोज़ में 2 एक्चुअली टर्मिनल है, पावर शेल है, CMD है, बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। सो इसकी काम आप इसको लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो, ये उतना टफ टॉपिक नहीं है, ये आपको बता दिया जाएगा इस कोर्स में। इस कोर्स में जब गिटहब का सेशन होगा उसमें आपको थोड़ी बहुत आइडिया दिया जाएगा इस CMD और पावर शेल के बारे में और लिनक्स कमांड के बारे में, आपको थोड़ी बहुत आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो ये होता है बेसिक्स ऑफ VS कोड, ठीक है।
यहाँ पे हम HTML भी क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन HTML। VS कोड में टेम्पलेट होता है, लाइक हम ऐसे करके कुछ किया जा सकता था। हम बस एक एक्सक्लेमेटरी मार्क देंगे और इसको क्लिक करेंगे तो सारे HTML का टेम्पलेट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे VS कोड का बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आप यूज़ करते करते सीखोगे। ये सारे सॉफ्टवेयर ना बेसिकली किसी को बैठा के नहीं सीखा जा सकता, इसको आप यूज़ करते करते सीखोगे। जितना यूज़ करोगे उतना आप सीखोगे इस सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके, तो बताओ और कोई आपका डाउट है तो। यस यस, হ্যাঁ সেমিস্টারের পর, সেমিস্টারের পর হবে। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস। তো একজন জিজ্ঞেস করেছিল আমরা যে হ্যাকাথন অ্যারেঞ্জ করব, তো সেটা কি সেমিস্টারের সময় হবে বা সেমিস্টারের আগে হবে? না, সেমিস্টারের আগে একদমই হবে না, সেমিস্টারের সময় তো একদমই না, আমাদেরও সেমিস্টার চলবে। তো তখন সেমিস্টার মিটে গেলে যে সেমিস্টার গ্যাপ থাকবে সেই টাইমে আমরা এই হ্যাকাথনটা অর্গানাইজ করব। ওকে, তো সেখানে তোরা সবাই পার্টিসিপেট করবি এক্সপেক্ট করছি আমরা।